बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसर बारी लाइव फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट ब्रेडफर्ड से मैं आपके साथ हूं। आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे। कुछ सवालात जो हैं वो तो स्पाउस वीज़ा के हवाले से हैं कि आउटसाइड दी कंट्री एप्लीकेशन के बारे में, और इनसाइड दी कंट्री प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा के बारे में। और एक बड़ा अहम सवाल ये स्टेप चिल्ड्रन को यूके में लाने के हवाले से था, और इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जो है यूके में काम करने के हवाले से बड़ा एक अहम सवाल है। और इसके अलावा स्टूडेंट और असाइलम जो है इस बारे में आज बात करेंगे। और मैं बताता जाऊं आपको कि यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन की। मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस जो है वो ना मैं करता हूँ, ना ही मुझे लीगली अलाउ है कि मैं यहाँ पे लीगल एडवाइस करूँ। लीगल एडवाइस के लिए ये है कि आप हमारे ऑफिस में रब्ता करके हमसे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ऑफिस तशरीफ़ लाना चाहें, ब्रैडफर्ड में ऑफिस है, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं आ सकते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर, फेस टाइम के ऊपर, फ़ोन कॉल के ऊपर आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस जो है वो कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता है। और हम ये जो अपनी इमिग्रेशन सर्विसेज हैं ये नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड जो है वो हम जो है वो ऑपरेट भी करते हैं और आपको प्रोवाइड भी करते हैं। चलिए, पहला सवाल ये है जी कि ये पूछा है किसी साहब ने। उन्होंने कहा है जी कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, क्या प्रायोरिटी सर्विसेज के ऊपर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जो प्रायोरिटी सर्विसेज हैं फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग आउटसाइड द कंट्री जो है अभी ओपन नहीं की गई हैं। अभी सिर्फ जो ओपन हैं वो हैं जो पेंडिंग केसेस थे, जो स्पाउस के दोस्तों ने अप्लाई किए हुए थे, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस थे उसमें होम ऑफिस ने अभी जो है वो न्यू अनाउंसमेंट्स की हैं कि आप अगर उनको 575 पाउंड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आप जो है प्रायोरिटी सर्विस जो है वो पेंडिंग केसेस में ले सकते हैं। सो दैट्स मीन कि आप न्यू एप्लीकेशन जो है उसमें ये वाली प्रायोरिटी सर्विसेज जो हैं वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा, अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं सो इसीलिए वेट ना करें कि जी कि अभी प्रायोरिटी सर्विसेज ओपन नहीं है तो हम वेट कर लेते हैं, तो वो वी डोंट नो कि वो कब ओपन करेंगे। लेकिन जो बेटर यही होता है कि अगर उन्होंने ओपन करेंगे वो, तो वो आप जो आपकी क्यू है उसको जंप करके आप न्यू क्यू में भी आ सकते हैं। इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए जी। लेकिन फ़िलहाल वो ओपन नहीं है। सेकंड सवाल है इसी से रिलेटेड है। उन्होंने पूछा है जी कि इनसाइड दी कंट्री जो है स्पाउस वीज़ा के हवाले से प्रायोरिटी सर्विसेज क्या ओपन है और इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, इनसाइड दी कंट्री यूके के अंदर से जो है आप बिल्कुल जो है वो ओपन है। आप प्रायोरिटी सर्विसेज एंड सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज दोनों जो हैं वो ले सकते हैं। जो आपकी इमिग्रेशन की फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, नंबर वन। सेकंड जो है वो ऑन टॉप ऑफ डैट, उस फीस के अलावा जो है आप अगर चाहते हैं कि आपको 5 डेज़ के अंदर अंदर फैसला मिले, सो देन यू हैव टू पे 500 पाउंड जो है आप उनको एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो आपको 5 दिन के अंदर जो है 5 वर्किंग डेज़, जहन में रखिए 5 वर्किंग डेज़, उसमें वो फैसला करेंगे। अगर आप उनको 800 पाउंड्स पे करेंगे तो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपके केस का फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो इसी से रिलेटेड जो है वो हमें सवाल भेज देते हैं कि जी के मैंने तो आज जो है वो 800 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा पे करके आया हूँ, लेकिन मेरा अभी तक जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है कि इसका फ़ैसला नहीं आ रहा। देखिए, जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उस दिन का टाइम जो है वो माइनस हो जाता है। आपने नेक्स्ट डे से जो है वो टाइम आपका जो है वो स्टार्ट होता है अगले दिन से। सो ये ज़हन में रखिए कि अगले दिन से जो है वो 24 घंटे जो हैं वो स्टार्ट होते हैं जी। यूनिवर्सिटी की फ़ी के हवाले से एक सवाल है। उन्होंने कहा जी कि क्या हम फुल फ़ी पे करने के बाद ही जो है वो एडमिशन मिलता है, या जो है वो वीज़ा जो है वो की बात कर रहे हैं गालबन कि जी कि क्या हमें यूनिवर्सिटी की फ़ुल फ़ी पे करना पड़ेगी जब हम स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं। देखिए, इसमें आपको बेटर यही है कि आप यूनिवर्सिटी से बात कीजिए कि यूनिवर्सिटी आपको क्या ऑफ़र करती है। सो टेक्निकली ये है कि आप अगर वो यूनिवर्सिटी में लेट्स से अगर आप हाफ़ फ़ीस जमा करवाते हैं, सो बाकी फ़ी जो है वो आपको फिर अकाउंट में शो करवानी होगी। अगर आप फुल फ़ी शो करवा देते हैं तो फिर आपको अकोमोडेशन और बाकी जो है चार्जेस जो हैं वो शो करवाने होते हैं। सो हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के हवाले से मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इसी हमारे बारी लॉ एसोसिएट चैनल के ऊपर है, काइंडली वो भी देख लीजिएगा। लेकिन इनसाइड दी लंदन और आउटसाइड दी लंदन जो है वो फ़ी में जो है वो भी
फ़र्क होता है। सो इसलिए ये लाजमी नहीं है कि आप फुल फ़ी पे करेंगे तभी आपको वो वीज़ा देंगे। इस ऑल डिपेंड बिटवीन यू एंड यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये एक और सवाल इसी हवाले से उन्होंने कहा जी कि शॉर्ट स्टडी वीज़ा पर वर्क अलाउ है या नहीं। देखिए, शॉर्ट स्टडी वीज़ा के ऊपर वर्क अलाउ नहीं है। आप जो है वो 20 घंटे जो काम को आपकी इजाज़त है वो आप जो Tier 4 का स्टूडेंट वीज़ा होता है उसके ऊपर आपको काम की इजाज़त होती है। शॉर्ट स्टडी वीज़ा ना स्विच होता है ना वर्क अलाउ होता है। सो इसलिए ये जो इसमें मेन यही होता है कि आप शॉर्ट स्टडी के ऊपर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है या जो भी आप जिसमें भी आपने एडमिशन लिया वो आप करते हैं। सो देन आप कंट्री को जो है वो लीव कर जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आज जिस पे थोड़ी सी मैं तफसील में बात करूँगा, उन्होंने कहा जी कि आई हैव a British passport and I have a stepchildren under 18 and I want to apply their passport for them to bring them in the UK. Process same है like जो normal children का होता है। what documents do I need to provide this and that। so इस किस्म का सवाल है। देखिए, सवाल पूछने में हर्ज कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी तरफ से कोई प्रेडिक्शन करके ना बैठा करें कि जी के जैसे आपने फरमाया कि जी के मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरे जो स्टेप चिल्ड्रन हैं मैं उनको अंडर 18 है एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर देयर ब्रिटिश पासपोर्ट। सो उसमें आप कैसे आप उनका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो आप तो बिल्कुल उनका ब्रिटिश पासपोर्ट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर कर सकता हूँ। सो सेकंड ये है कि आप जब अपने स्पाउस का वीज़ा जो अप्लाई कर देंगे तो उसमें यह है कि जैसे स्पाउस का आपने 18,600 शो करवाना है, इसी तरह जो आपके स्टेप चिल्ड्रन है आपने ऑब्वियसली उनकी जो है पहला बच्चा जो है वो गालबन आई थिंक इस 3,800 पाउंड जो है वो शो करवाने हैं। फिर सेकंड के भी इसी तरह 2,400 पाउंड जो है वो टॉप ऑफ 18,600 के साथ साथ ये भी दिखाने होते हैं। लेकिन साथ साथ आपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने दिखाने हैं। स्टेप चिल्ड्रन डजंट मीन कि आपने जिस लेडी से शादी की है उनके बच्चे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी हो गए। सो टेक्निकली तो हो गए जो हमारा जो सिस्टम एक चलता है, लेकिन फॉर इमिग्रेशन पर्पस जो है आपको उन बच्चों की या तो माँ के पास अगर फुल गार्डियनशिप है, अगर माँ के पास वो सिंगल मॉम है, मॉम के पास गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट है या उनको फुल कस्टडी है माँ की, और फिर आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर माँ के पास फुल स्टडी वो कस्टडी उसकी नहीं है तो फिर आपको बच्चों की पहले माँ को कस्टडी उसकी लेनी पड़ेगी। अगर तो वो विडो है तो फिर तो वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो साथ में लगा सकती हैं कि जी कि वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो दैट्स वाई मैंने ये सेकंड मैरिज की, तो ये बच्चों की मैं फुल टाइम जो है वो कंट्रोल एंड कस्टडी जो है वो मेरे अंडर ही है, तो फिर तो वो एक डिफरेंट इशू है। सो इसलिए बहुत से केसेस में जो है हमारे जो दोस्त हैं इस तरह वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उनका वीज़ा जो है फिर वो रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर वो केस उठाए हमारे पास आ जाते हैं कि जी ये हमारा केस रिफ्यूज़ हो गया है, तो क्या किया जाए। सो इसलिए नंबर एक तो ये है, ये इस तरह के जो केसेस होते हैं ये बड़े टेक्निकल से होते हैं। सो इसको खुद से जो है वो करने की बजाय इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि गो विद द प्रॉपर जो क्वालिफाइड वकील हैं, किसी के पास जाइए। मैं नहीं ये कहता कि मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे पास ही हैं, बट यू आर मोस्ट वेलकम अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि माँ की कस्टडी, माँ के पास कस्टडी है बच्चों की, गार्डियनशिप माँ के पास है, माँ के पास फुल कंट्रोल है। फिर दैट्स वाई जो है वो आफ्टर मैरिज जो है वो आप उनका वीज़ा अप्लाई करेंगे। आप उनका डायरेक्ट पासपोर्ट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। डायरेक्ट पासपोर्ट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो बच्चा आपका अपना है, जो आप ब्रिटिश हैं, आपका बच्चा आपके थ्रू पैदा हुआ है, देन आप उनका अप्लाई कर सकते हैं। देन स्टिल देर इज़ अ सम टेक्निकल थिंग्स के आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या आप उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं या उनका सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल देर इज़ अ डिफरेंट ऑप्शंस, लेकिन स्टेप चिल्ड्रन का जो है वो डायरेक्ट आप पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये एक और सवाल है, ये उन्होंने कहा जी कि टूरिस्ट वीज़ा पे एंड फैमिली के साथ हैं वो, एंड वो कह रहे हैं जी कि क्या हम सेटलमेंट ले सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा जो है उसका मतलब ये है कि आप टूरिज़म करने आए हैं, आप विज़िट करने आए हैं, आप विज़िट कीजिए और जो है वापस जाएं। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि टूरिस्ट वीज़ा जो है वो सेटलमेंट की तरफ नहीं जाता है। फिर उसके बाद आपने कहा जी कि टूरिस्ट वीज़ा पे हैं और क्या
जो लीगल एंट्री है हमारी, तो क्या हम जो है वो काम कर सकते हैं। चूँकि हम लीगली तौर पे एंटर हुए हैं यूके में, हमारे पास विज़िट का वीज़ा था, हम प्रॉपर एयरपोर्ट के थ्रू अंदर आए हैं, जो स्टैंप लगवा के आए हैं। सो द आंसर इज़ नहीं, आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर ना सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं, ना आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर यूके में रहते हुए काम कर सकते हैं, ना आप जॉब कर सकते हैं, ना आप डीवीएलए का लाइसेंस ले सकते हैं, ना आप रेंट के ऊपर घर ले सकते हैं, ना आप पब्लिक बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप कोई इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप सिर्फ हॉलीडे कीजिए, टूरिज्म कीजिए, फैमिली विजिट कीजिए और उसके बाद आपको कंट्री लीव करना होता है। अदरवाइज जो है आप इमिग्रेशन कानून को तोड़ेंगे, इमिग्रेशन ब्रीच है, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस जो है। ये स्टूडेंट का पूछा है किसी ने, लास्ट सवाल है जी आज का। उन्होंने कहा जी कि मैं स्टूडेंट क्या असाइलम कर सकता है कि नहीं। देखिए, कोई असाइलम जो है वो कोई वीज़ा नहीं है। जैसे आप कहें जी कि मैं स्टूडेंट हूं और मैं उसके बाद स्पाउस वीज़ा के ऊपर स्विच करना चाह रहा हूं, सो इसी तरह कोई असाइलम ऐसा वीज़ा नहीं है कि आप कहें जी मैं स्टूडेंट हूं तो मैं असाइलम के ऊपर स्विच करना चाह रहा हूं। सो ऐसा नहीं है। अगर किसी के सिचुएशन ऐसी है, अगर किसी की चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस आ गए, अगर किसी को इस तरह की मुश्किल है, किसी को बैक होम जो है आने के बाद ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं कि उनके लिए वापस जाना जो है वो हार्ड हो गया है, किसी की फैमिली में एमरजेंसी हो गई, किसी मतलब डिफरेंट किस्म के इश्यूज आ गए हैं, सो देन इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस ले लीजिए ताकि आप जो है वो प्रॉपर वे कर सकें। बहुत से स्टूडेंट जो आते हैं वो आते ही वो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकते हैं, वो असाइलम कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अपना स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, असाइनमेंट्स में फ़ेल हो जाते हैं, वो असाइलम कर देते हैं। सो इसलिए इसी वजह से जो है जो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं उनके केसेस के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन क्या उसमें आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही? चूँकि यूके में ह्यूमन राइट्स हैं, सो इसलिए आपको बेटर यही होता है कि आप प्रॉपर वकील के पास जाके अपना केस डिस्कस कीजिए कि क्या मैं असाइलम करना चाहिए मुझे, या मुझे ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालनी चाहिए, या मुझे अपना स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, या मुझे मतलब ये इस ऑल डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसिस। सो इसलिए जो है वो वंस आप अगर कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अल्टीमेट आप ही को फेस करने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लीगल एडवाइस मेरा ये डिस्क्लेमर होता है, मैं लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। लीगल एडवाइस के लिए आप मेरे ऑफिस से रब्ता करके मुझसे मिलना चाहें या मेरे बाकी ऑफिस के लोगों से मिलना चाहें, इंटायरली अप टू यू। अपॉइंटमेंट बनाइए फ़ोन एडवाइस के लिए या मुझे फेस टू फेस मिलने के लिए, और दोनों कामों का हमारा ऑफिस जो है फ़ीस चार्ज करता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।